एक पेरेंट ने मुझे पूछा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कब तक करनी होती है? अगर बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, तो कभी तो वो टाइम आएगा ना जब हम बोलेंगे बस हो गई थेरेपी करके। तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है? ये मुझे आपको बताना था। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 24 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। मुझे अपना पर्सपेक्टिव आपको देना था कि मैं कैसे डिसाइड करती हूँ। यूजुअली मेरे पास बच्चे ना जैसे 18 महीना अराउंड 1.5 साल की उम्र से आते हैं और 2-3 साल तक हम लोग जैसे ना सफ़र हमारा यूजुअली साथ में होता है। बच्चे का जो जैसे ये स्पेक्ट्रम अगर पकड़ लो तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है ना ऑटिज़्म का। तो बच्चा सीवियर हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, बॉर्डरलाइन हो सकता है और काफ़ी हद तक लाइक बॉर्डरलाइन की भई न्यूरोटिपिकल वैसा। तो किस स्पेक्ट्रम में वो कहाँ पर है ये मैटर करता है। बच्चे की उम्र क्या है वो मैटर करता है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं 8 साल में, कई बार बच्चे आते हैं 9 साल में, कई बच्चे 11 साल में आते हैं। बट लगभग अगर आप पकड़ लो तो 2-3 साल का टाइम पकड़ के चलो। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो मैं अ, बहुत ही सीवियर है तो हमको 5-6 साल भी लग जाता है। अब हमारा फ़ोकस क्या होता है कि ज़्यादातर ना बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ में चैलेंजेस होते हैं और वो सेंसरी प्रॉब्लम्स की वज़ह से उनका जो बिहेवियर है, कहीं पर भी वो उनको रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरा मेन काम जब मैं करती हूँ वो ये है कि उनके सिर्फ़ सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस हैं, हम पहले उस पे वर्क करते हैं। फिर हम जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन ले लो, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ले लो, थेरेप्यूटिक लिसनिंग ले लो, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल ले लो, मतलब कुछ भी हम एक अप्रोच या हम कंबाइन करते हैं अप्रोच जो बच्चे को हेल्प करे सेंसरी इश्यूज़ को वर्क करने के लिए। तो एक ये हो गया, साथ-साथ में हम डेली लिविंग जो होती है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी कि खाना खाना, कपड़े पहनना, टॉयलेट जाना, नहाना, टॉयलेट के बाद खुद से पॉटी वॉश कर पाना, नीचे पार्क में जा पाना, खुद से खेल पाना, वापस घर आ जाना, किसी दुकान तक जा पाना, दुकान से वापस घर आ जाना, तो फंक्शनल मोबिलिटी तो ये सब हो गए एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो पहले हम सेंसरी पहले बाद में नहीं होता है, साथ-साथ में ही होता है लगभग बट ये कुछ मोटे-मोटे एरियाज़ है कि भई बच्चे का सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ बेटर हुआ है क्या? जिसके वजह से उसकी जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है यानी कि जो खाना-पीना वगैरह-वगैरह वो बेटर हुआ है। जिसके वजह से बच्चा स्कूल में बैठ पा रहा है, सीख पा रहा है, दूसरे बच्चों को देखकर उनके जैसे कॉपी कर पा रहा है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम वापस सेंसरी प्रोसेसिंग पर वर्क करते हैं क्योंकि उसी में ही जब प्रैक्सिस की डिफ़िकल्टी होती है जिसको हम मोटर प्लानिंग कह लो या डिस्प्रैक्सिया अगर बच्चे को है, तो ये चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है। तो हम यहाँ पर जब काम कर रहे हैं सेंसरी प्रोसेसिंग पर, उस डिफ़िकल्टी पर जब हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों का एक-दूसरे को देखकर जो सीखना होता है, वो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चे के साथ काम किया। अब जो मेरा मेन फ़ोकस होता है, मेजर अच्छा सोशल स्किल्स एक और बड़ा एरिया है क्योंकि सोशल स्किल्स में कैसे होता है ना कि बच्चे को देखकर तो सीखना है। तो बच्चा भई जंगल जिम चढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा भी जंगल जिम चढ़ रहा है। लेकिन बच्चा जंगल जिम चलते चढ़ते हुए अगर गाली-गलौच कर रहा है, तो गाली-गलौच तो नहीं करना है। तो क्या चीज़ को इमिटेट करना है और क्या चीज़ को इमिटेट नहीं करना है। बाहर अगर रोड पर गया है, तो रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना है? सेफ्टी अवेयरनेस है कि नहीं है? मम्मी पीछे आ रहे हैं कि नहीं? पापा पीछे आ रहे हैं कि नहीं? ये टाइप की चीज़ें भी हम वर्क करते हैं। तो ये जब सारा कुछ वर्कआउट हो रहा है और बच्चा स्कूल में सीख पा रहा है, सेंसरी इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए जिसके वजह से बच्चा सोशल सेटिंग्स ले लो या कोई भी सेटिंग ले लो, जैसे कि शादी पर गया है या अ, छुट्टी पर बाहर कहीं ट्रिप पर गया है, प्लेन में बैठना पड़ रहा है, ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ रहा है, किसी भी सोशल सिचुएशन में वो अपने आप को रेगुलेटेड रख पा रहा है, ये हमारा गोल होता है। सोशल सिचुएशन में जो हिडन रूल्स होते हैं, हिडन रूल्स यानी कि ना क्लासरूम में क्या हिडन रूल होता है कि उठ के मैं ऐसे डांस करके मस्ती नहीं कर सकती हूँ, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दूसरों के घर पे जाके फ्रिज खोल के मैं उनका चॉकलेट नहीं खा सकती हूँ, ये सोशल हिडन रूल्स हैं। तो क्या बच्चा ये सब समझ पा रहा है? और उसके भी आगे आता है माइंड रीडिंग कि भई दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जब मैं ये कर पा रही हूँ। बच्चों को कई बार तो अवेयरनेस ही नहीं होता है कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
और फिर धीरे-धीरे इस पे भी वर्क होता है। तो जब मैंने इन सारे एरियाज़ पे काम कर लिया, तो और ये स्किल्स तकरीबन आ गए। अब मैं तकरीबन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कैसे होता है ना, मेरा फ़ोकस होता है कि मैं पेरेंट्स को ज़्यादा ट्रेन करूँ। क्योंकि मैं कब तक कर पाऊँगी और कितना कर पाऊँगी? फाइनली पेरेंट को जब आइडिया आ जाता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये इसलिए कर रहा है और इसके लिए मुझे ये करना है। यानी कि ना पेरेंट इतने सक्षम हो जाएँगे, इतने काबिल और इतने काबिल तो है ही वो ऑलरेडी, बट थेरेपी को लेकर इतने स्किल्ड हो जाएँगे कि उनको पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो क्या एक्सरसाइज़ देनी है। इसके भी बीच में और एक आता है, सेल्फ हेल्प के भी पहले आता है कि बच्चा सो पा रहा है कि नहीं, पॉटी जा पा रहा है कि नहीं। कई बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वगैरह-वगैरह, बहुत सारा कुछ है। तो वो सब जब हो रहा है तो पेरेंट उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो जब मैं क्या करती हूँ, यूजुअली पेरेंट्स को बहुत सारी ट्रेनिंग्स पे वर्क करती हूँ, और जैसे-जैसे पेरेंट्स ट्रेन हो जाते हैं 2-3 साल में, तो फिर ना इतना सारा थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। थेरेपी की ज़रूरत होती है, लेकिन डिपेंडेंसी जो होती है ना कि भई थेरेपिस्ट बताए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो प्रोप्रियोसेप्शन देना है, हाँ, बच्चा चलो 9-10 साल का हो गया, 11 का हो गया, तो क्या करो? फुटबॉल में चला गया बच्चा, बास्केटबॉल में चला गया, क्योंकि बेसिक पे वर्क हुआ पड़ा है, सेंसरी इंटीग्रेशन अच्छा खासा घर पर किया है और पेरेंट ने भी किया है, थेरेपिस्ट ने भी किया है। लेकिन लाइफ लॉन्ग जो होता है ना कि भई वो तो देना ही है ना, मतलब मैं भी वॉक पे जाती हूँ उठकर, योगा सब करते हैं, तो हमको भी प्रोप्रियोसेप्शन की तो ज़िंदगी भर ज़रूरत होती है। तो उस तरीके से बच्चे की लाइफ में वो रूटीन्स डाल दिए जाते हैं कि बच्चे को वो इनपुट जो सेंसरी की खुराक है, वो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो जैसे फुटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कोई ना कोई टाइप का प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी बच्चे के रूटीन में डाल दिया जाता है, ताकि उसकी जो वो नीड है वो फुलफिल होती रहे। हम सबकी नीड होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि जैसे हम थेरेपी पे काम करते हैं, वैसे पेरेंट्स प्ले डेट्स पर काम करते हैं कि भई प्ले डेट, बच्चा घर पर आए, उनके साथ खेले, सीखे, बात करे। अब ये ना 1 साल में, 2 साल में नहीं होता है। आई मीन अभी भी फॉर दैट मैटर, मेरे मम्मी कई बार मुझे सिखाते हैं, वो आंटी के सामने ऐसे नहीं बोलना था, तुमने ये क्यों बोला? या हम वो लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा करते हैं। होते हैं ना, हर ट्रेडिशन में अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो सबका सोच अलग होता है, हम अभी भी सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से बच्चे भी सोशल रूल ज़िंदगी भर सीखते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब पेरेंट्स इतने ट्रेन हो जाते हैं, थेरेपी को इतनी अच्छी से समझने लग जाते हैं कि उनको पता है कि बच्चे को क्या घर पे देना है, क्या नहीं देना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मोटा-मोटा पेरेंट का ट्रेन होना ज़रूरी है। एक बार पेरेंट को ट्रेनिंग मिल गई, पेरेंट को समझ आ गया, फिर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, जैसे 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, साल में 1 बार, क्योंकि उनको इतनी सारी मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनको इतना उन लोगों को समझ आ गया कि करना क्या है, क्लैरिटी आ गई है उनके पास। जो मेरा मेन मकसद है ना, पेरेंट को क्लैरिटी देना, कामनेस, कामनेस कब आती है? जब मैं ओवरवेल्म नहीं हो रही हूँ, मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ सही है। तो कामनेस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, ये पेरेंट्स को जब आ जाता है, तो फिर पेरेंट्स घर पर वर्क कर रहे होते हैं, थेरेपी दे रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि थेरेपी सेंटर जाना है। उन्होंने ना दिन भर में ही ऐसा शेड्यूल बना दिया होता है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट ब्रेक मिल रहा है, बच्चा क्लास में बैठ रहा है, टीचर से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है तो वो बता देते हैं टीचर को, शैडो टीचर को सिखा देते हैं कि क्या करना है, और एक पॉइंट के बाद ना काफ़ी सारे बच्चे हैं, आई मीन आई वुडेंट से कि हर एक बच्चा पूरा इम्प्रूव हो जाता है, नहीं, वो स्पेक्ट्रम पे कहाँ पर है, किस एज में शुरू किया, वो मैटर करता है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जब पेरेंट कंसिस्टेंटली घर पर काम करते हैं, तो इम्प्रूव हो जाते हैं। अ, मेन एरिया है कि वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट रख सके। दूसरा है कि वो सोशल किसी भी सेटिंग में रह सके और अपने समझ सके कि इधर से मुझे क्या, मतलब सीख सके। यही मेरा मेन मकसद है, कम्युनिकेट कर सके कि भई मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ें जब आ जाती हैं, और अगर ये नहीं भी आई हैं और पेरेंट को क्लैरिटी कि भई क्या काम करना है, और वो 6 महीने में 1 बार थेरेपिस्ट के पास आ रहा है, 2-3 साल अच्छी मेहनत करके, उसके बाद पूरा जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या कहेंगे कि भई मैंने अपने बच्चे एडवोकेसी कि भई मैं अपने बच्चे के लिए ये करना है, वो पेरेंट को उतनी क्लैरिटी आ जाती है। तो थेरेपी कब तक करनी है? 2-3 साल, जब तक आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है, लेकिन सिर्फ़ जाकर बैठ रहे हो और थेरेपी हो रही है और आप घर आ रहे हो, वैसा नहीं। जहाँ पर आप सीख रहे हो। एज़ अ पेरेंट आप सीख रहे हो कि भई क्या करना है,
और फिर धीरे-धीरे थेरेपी जो है रिड्यूस करते जाना है। इतना रिड्यूस कर दिया कि 6-8 महीने में एक बार मिले तो भी आपको क्लैरिटी है। वन्स इन अ व्हाइल कभी अटक गए, नहीं समझ आ रहा है तो बात कर ली। एडोलेसेंस में यानी कि जब बच्चे टीनेज में आते हैं ना, तब शायद कई सारे बच्चों का नॉट शायद कई बच्चों के जो इश्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं। उस वक़्त शायद सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़े। लेकिन आई फ़ील अगर आप एज़ अ पेरेंट ट्रेन हो जाओगे, समझ लोगे कि करना क्या है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका है पेरेंट्स को समझाने का, सिखाने का एंड इस तरीके से मैं अपने पेरेंट्स को गाइड करती हूँ। और पेरेंट ट्रेनिंग मेरी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। ऑटिज़्म इनसाइट्स का ऐप है जिसमें डेली इनसाइट है, जहाँ पर मैं पेरेंट को हर दिन बताती हूँ। हर दिन अपना कुछ जो मैंने सीखा है वो बताती हूँ। तो एक टाइप का सपोर्ट है जो उनके साथ हमेशा रह रहा है। लेकिन थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है और ये कब तक करना है? मुझे लग रहा है 2 ढाई 3 साल। तब तक आपने सीख लिया, समझ लिया और फिर आपने घर पर वो सारे प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए बच्चे के रूटीन को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि बच्चा किसी भी सिचुएशन में रेगुलेटेड है, किसी भी सोशल आउटिंग में रेगुलेटेड है, सीख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, दैट्स इट। और पेरेंट काम है, कॉन्फिडेंट है और क्लियर है कि क्या करना है। वो लेवल तक आपको अपने आप को जैसे ना लेकर जाना होगा। सो आई होप जो मैंने आपको कहा वो हेल्प किया। कुछ और क्वेरीज़ हो, क्वेश्चन्स हो तो कमेंट्स में डाल दो, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? Thank you so much. Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.